हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द लास्ट वुमन हु लिव्ड हियर। कहानी की शुरुआत होती है एक वेनेसा नाम की यंग लड़की को दिखाते हुए जो कनेक्टिकट के एक हाई क्लास सोसाइटी में अपने आलीशान घर में अकेले रहती थी। एक रात जब वो किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रही थी तो उसे अपने घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अब रात काफी हो चुकी थी और वो किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, तो नेचुरली उसे थोड़ा घबराहट होने लगता है। ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब थी वो और मैसेज में भी किसी से कह रही थी कि उसे किसी बात को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है। क्लियरली कुछ तो ऑफ चल रहा था उसके जीवन में। ऊपर से जब घर के पीछे के दरवाजे पर जोर जोर से कोई धक्का मारने लगता है तब तो वेनेसा की हालत और खराब हो जाती है। दरवाजे के उस पार जो कोई भी था उसका आना वेनेसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो दरवाजा खोल देती है और वो अननोन विजिटर घर में घुसकर उस पर हमला कर देता है। वेनेसा कोशिश तो करती है खुद को बचाने की, लेकिन वो ऑलरेडी काफी वीक थी। उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। ऐसे में बेसमेंट के एक क्लोजेट में जाकर छुप जाती है वो और शायद अपना अंत नजदीक देखकर एक पेंट ब्रश से दीवार पे कुछ खरोचने लगती है। उधर तब तक वो विजिटर भी वहां पहुंच चुका था जो एक ही झटके में दरवाजा खोलकर वेनेसा को बाहर निकाल लाता है और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। हमें सिर्फ वेनेसा की चीखें सुनाई देती है जिससे हम गेस कर पाते हैं कि शायद उसका खून कर दिया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पूरे 1 महीने बाद जब हम देखते हैं वेनेसा के घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। एक कपल भी आया है घर देखने, जोएल और शार्लेट नाम से, जिन्हें घर पसंद भी आ चुका है। एक्चुअली शार्लेट खुद एक इंटीरियर डिजाइनर है तो उसे इस घर का लेआउट बहुत पसंद आया था। बहुत सारे आइडियाज चल रहे थे उसके दिमाग में। वेयरएज जोएल जो एक क्रिमिनल लॉयर है उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि इतना सुंदर घर, इतना बढ़िया नेबरहुड, सब कुछ इतना परफेक्ट है तो दाम इतना कम कैसे। उसके पूछने पर उनके ब्रोकर ट्रूथ को सच्चाई बतानी ही पड़ती है, लेकिन जोएल वो बात शार्लेट को नहीं बताता। इवन ट्रूथ को भी मना करता है उससे कुछ शेयर करने से। एज द रिजल्ट वो लोग अगले हफ्ते ही इस घर में शिफ्ट कर जाते हैं अपने सारे सामान के साथ। हम देखते हैं शार्लेट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और खुद ही सब कुछ असेंबल कर रही है। वो डिसाइड करती है कि इस घर का बेसमेंट उसका होम ऑफिस होगा। वहाँ काफी स्पेस है और सन्नाटा भी, तो वो शांति से वहाँ बैठकर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर पाएगी। जोएल का ऑफिस ऊपर था, बैकयार्ड के तरफ। शार्लेट जब वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है तभी उसे रियलाइज होता है उनके बैक डोर का लॉक थोड़ा सा लूज है। उधर जोएल भी तब वहीं घरे अपना ऑफिस सेटअप कर रहा था, तो शार्लेट उसे हेल्प करने जाती है। एक फाइल से भरा बॉक्स कमरे के दूसरी तरफ रखने जाती है वो, लेकिन जोएल उसे रोक देता है, कहता है उसके सामान वो ही रखे तो अच्छा है। अब बात तो सही थी, इसीलिए शार्लेट भी उससे और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाते ही हम जोएल का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। उस बॉक्स में से एक एनवेलप उठा लेता है वो और हम समझ पाते हैं फॉर एनी रीजन वो इसे शार्लेट से छुपाना चाहता है, इसीलिए ही तो इतना अग्रेसिवली रिएक्ट किया है उसने। उधर अगले दिन उन्हें एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है किसी मिस्टर रिक ब्रिजेस के तरफ से। पहले उन्हें लगता है ये जरूर उनका कोई आम नेबर होगा, फिर जब उन्हें रिक की फोटो न्यूज़पेपर पर दिखती है तब उन्हें समझ आता है रिक सिर्फ एक रिच बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक फिलांथ्रोपिस्ट भी है। इस कम्युनिटी के लिए उसने बहुत कुछ किया है, तो यहाँ सब उसे काइंड ऑफ सेलिब्रिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब ऑब्वियसली शिफ्टिंग के तुरंत बाद ही एक ऐसे सेलिब्रिटी की तरफ से इनविटेशन पाकर तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। शार्लेट भी अपने नेबर्स से घुल मिलने का ये चांस मिस करना नहीं चाहती थी। तो अगले दिन शाम होते ही दोनों रिक के घर जाकर हाजिर हो जाते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है रिक ब्रिजेस सिर्फ रिच नहीं है, सुपर रिच है। उनका मैंशन लाइक घर, उनके फैंसी कार और रिस्ट वॉच चिल्ला चिल्ला कर उनका स्टेटस बता रहा था। रिक के साथ उसकी पत्नी सेरेना भी उन्हें वेलकम करती है और कुछ ही मिनट्स में शार्लेट से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। पार्टी में बाकी समय शार्लेट उसके साथ ही बिताती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सेरेना उसे नेबरहुड गॉसिप से अपडेट कर रही थी, मगर ठीक इसी समय उनके एक दूसरी नेबर लोरी जो शार्लेट के घर के बिल्कुल सामने वाले घर में रहती थी, वो आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और जब सेरेना उससे शार्लेट को इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो अचानक ही एक बहुत ही अब्रप्ट कमेंट करती है। कहती है, ओह तो तुम हो जिसने उस मर्डर हाउस में शिफ्ट किया है।
अब क्लियरली लोरी ड्रंक थी, लेकिन शार्लेट उसकी बात दिमाग से निकाल नहीं पाती। उसका मूड कंप्लीटली स्पॉइल हो चुका था। घर आकर वो जोल से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जोल इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो शार्लेट भी और पुश नहीं करती। लेकिन उसके सो जाते ही हम जोल को देखते हैं किसी को कॉल करके ये कहते हुए कि ये ठीक नहीं हुआ। ये बात शार्लेट तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, जिसका मतलब जोल को सच्चाई पता है। इस घर के अतीत के बारे में सब कुछ जानता है वो, तो फिर शार्लेट से क्यों छुपा रहा है? उधर इस सबसे बेखबर शार्लेट नेक्स्ट डे जब बेसमेंट में अपने ऑफिस का सेटअप कर रही थी, तो उसे फ्लोर पर लाल रंग का कुछ दिखता है जो उसे सूखे खून की तरह लगता है। वो उसी वक्त जोल को भी दिखाती है, लेकिन वो कहता है ये कोई केमिकल होगा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये खून ही था। वेनेसा की आखिरी सांस तो एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर निकली थी। भले शार्लेट को ये पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल पैदा होने लगे थे, स्पेशली जब उसे बेसमेंट के क्लोजेट से एक फायर हुक मिलता है जिस पर भी सेम रेड स्टेन लगा था। तब तो वो और सीरियस हो जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे सेरेना ने उसे लंच पर इनवाइट किया था, वो भी टाउन के एक लौते मेंबर्स ओनली क्लब में। वहां जाने पर दोनों में हर तरह की बातें होती हैं, न जाने क्यों, लेकिन सेरेना बस एक दिन के मुलाकात में ही शार्लेट को अपना चुकी थी। मे बी दोनों का वाइब बहुत अच्छे से मैच कर रहा था, इसलिए उससे बहुत सारी पर्सनल बातें भी शेयर करती है सेरेना, जिससे शार्लेट को पता चलता है वो और रिक अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो सारा अरेंजमेंट हो चुका है, अभी बस पेपर वर्क ही बाकी है। साथ में सेरेना उसे लोरी के बारे में भी बताती है। पता चलता है कि लोरी और टेड एक टाइम पर बहुत ही रिच थे, लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के चक्कर में टेड ने अपना सारा पैसा डुबो दिया, तो वो रातों रात लिटरली भिखारी बन गए। अपना आलीशान घर, लैविश लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ भुलाकर इस छोटे से शहर में आकर सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ा उन्हें, वो भी रिक की मदद से। रिक ने अपने बिल्डिंग में बहुत ही कम रेंट पे टेड को एक ऑफिस दिला दिया, नहीं तो पता नहीं क्या करता वो। ऐसे में लोरी का फ्रस्ट्रेशन तो जायज है ना। वैसे तो वो काफी सुलझी हुई औरत है, बस ड्रिंक करने के बाद उसे संभालना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेरेना को लग रहा था शार्लेट अभी भी उसके बर्ताव से नाराज है, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो लोरी से ज्यादा उसके बातों को लेकर था। वो सेरेना से पूछती भी है कि उनके घर में एक्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन सेरेना कुछ नहीं बताती, कहती है बताने लायक कुछ है ही नहीं। ऐसे में शार्लेट नोटिस करती है उस क्लब में काम करने वाली एक वेट्रेस बहुत देर से उसे घूर रही है, और उसके मुंह से मर्डर हाउस वाली बात सुनकर तो वो इतनी चौंक उठी थी कि उसके हाथ से ट्रे भी गिर गया था। लेकिन वहां सेरेना कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो शार्लेट भी कुछ कह नहीं पाती। इधर उसके दिमाग में तो हर वक्त बस वो ही वर्ड्स घूम रहे थे, उसे कुछ भी करके इस घर का इतिहास पता करना ही था। ऐसे में कुछ सामान क्लीन करते वक्त लकीली उसे कुछ लेटर्स मिल जाते हैं जिन पर वेनेसा का नाम लिखा था। शार्लेट समझ जाती है ये ही इस घर की प्रीवियस ओनर है, तो हो ना हो इसके साथ ही जरूर कुछ हुआ होगा यहाँ पर। तो वो उसी वक्त ऑनलाइन सर्च करती है और उसे वेनेसा के अनटाइमली डेथ के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत का कारण कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट लिखा हुआ था। अब इसका क्या मतलब? और अगर यह कोई सिंपल एक्सीडेंट ही था तो लोरी ने मर्डर वर्ड क्यों यूज किया? इसे पता करने के लिए शार्लेट अगले दिन टेड से मिलने चली जाती है उसके ऑफिस में, और उससे डायरेक्टली पूछती है मसला क्या है। लेकिन वो बताता है वेनेसा अपने घर के सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसके गर्दन टूट गई और उसकी मौत हो गई। बात बहुत ही ट्रैजिक है, लेकिन सिंपल भी। और रही बात लोरी की, तो उसे तो हर चीज में गड़बड़ नजर आता है, उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शार्लेट को और थोड़ा श्योर करने के लिए उसे अपने घर के फ्रंट डोर का सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाता है टेड, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा था कि हादसे के दिन ना वेनेसा के घर में कोई आया था, ना ही वो घर से निकली थी। पुलिस को भी किसी के फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं मिला था, ना ही वेनेसा की कोई दुश्मन थी। वो तो स्टीनसन क्लब में काम करने वाली एक सीधी सादी लड़की थी, बस यंग, ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस। उसका खून करके किसको क्या ही मिल जाएगा? अब बात तो सही थी, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए शार्लेट चुपके से उन सीसीटीवी फुटेजेस का एक कॉपी अपने पास रख लेती है, बाद में अच्छे से चेक करेगी ये सोचकर। पता नहीं क्यों उसका मन मान ही नहीं रहा था। बार बार उसका सिक्स्थ सेंस यही कह रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है यहाँ पर। उधर टेड के ऑफिस से निकलते वक्त उसे जोल का कॉल आता है, जो ऑफिस से घर लौट चुका था।
शार्लेट उसे सब कुछ बताने के लिए बहुत ही उतावली थी, लेकिन ठीक तभी अचानक जोल की नजर पड़ती है उनके घर के बैकडोर की तरफ जो खुला हुआ था, और वो जब उसे बंद करने जाता है तो कोई उस पर हमला कर देता है, उसे वायलेंटली मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन तुरंत ही घर से निकल नहीं जाता। इनफैक्ट शार्लेट जब घर जा पहुंचती है तब भी वो हमलावर वहीं पर था। उसके जाने तक शार्लेट एक टेबल के नीचे छुपी रहती और छुप कर देखती है वो हमलावर ऑफिस में जोल के फाइल्स में कुछ ढूंढ रहा है। उधर उसके जाते ही शार्लेट तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाती है और पुलिस को कॉल करती है। साथ में सेरेना और रिक को भी इन्फॉर्म करती है, क्योंकि इस अनजान जगह पर बस वो लोग ही उसके पहचान में थे। रिक खुद ऑफिसर से बात करता है और इस केस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देने के लिए कहता है। इधर थैंकफुली जोल को कोई सीरियस इंजरी नहीं पहुंची थी, तो शार्लेट उसी रात घर लौट आती है और सबसे पहले जोल के ऑफिस को चेक करती है। हम देखते हैं पूरा ऑफिस उथल पुथल हो चुका है, हर तरफ पेपर्स बिखरे पड़े हैं। क्लियरली किसी को कुछ तो चाहिए था यहाँ से, पर क्या? शार्लेट को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बस पेपर्स को उठाकर एक साइड में रखने लगती है और तभी हम नोटिस करते हैं वहां डस्टबिन में एक एनवेलप पड़ी है जिस पर नाम लिखा है वेनेसा मिलर। क्या ये वेनेसा वही वेनेसा है जिसके बारे में जानने के लिए शार्लेट इतनी उतावली हो रही है, या कोई और? शार्लेट अगर इसे देख पाती तो उसके मन में भी जरूर यही सवाल आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही उनके घर का डोरबेल बजने लगता है। पता चलता है ट्रूड आई है उनसे मिलने, उनकी ब्रोकर। वो रिक की दोस्त भी है, तो उसी से उसे जोल के बारे में पता चला और वो आ गई वेनेसा से मिलने। अब वो नहीं आती तो शार्लेट खुद ही उसे कांटेक्ट करने वाली थी, क्योंकि उसे जानना था इस घर के बारे में इतनी बड़ी बात उसने छुपाया कैसे, ये तो इलीगल है ना। लेकिन ट्रूड बताती है उन लोगों ने जब पहले दिन घर देखने आए थे उसने उसी दिन जोल को सब कुछ सच सच बता दिया था। उस एक्सीडेंट की वजह से ही उन्हें इतना अच्छा प्रॉपर्टी इतने कम प्राइस पर मिला। साथ में वो शार्लेट को ये भी बता देती है कि जोएल ने ही उसे मना किया था शार्लेट को कुछ भी बताने से, और जब उस रात लोरी से उसे सब कुछ पता चल गया तो उसका गुस्सा भी जोएल ने उसे कॉल करके ही निकाला था। उस रात पार्टी से वापस आने के बाद चोरी छुपे जोएल ने उसे ही तो कॉल किया था, एज इफ उसने ठेका लेकर रखा हो सबका मुंह बंद करने का। भला ऐसी बात कोई छुपा कैसे सकता है? आज हो या कल शार्लेट को तो पता चलना ही था ना, और इसमें छुपाने वाली कुछ है भी तो नहीं। वेनेसा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, यहाँ अपने ग्रैंड माँ के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स नहीं थे, ना ही कोई और रिश्तेदार, तो उसके ग्रैनी के मौत के बाद ये घर उसका हो गया। इनिशियली कुछ बिगड़े हुए दोस्त के चक्कर में आकर उसका लाइफ थोड़ा सा ऑफ बीट चला गया था, लेकिन फिर उसने खुद ही उनसे सारा रिश्ता तोड़ दिया और फिर इस घर में शिफ्ट करने के बाद स्टीनसन क्लब में उसे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी लाइफ सुधार ही रही थी कि अचानक ही ये एक्सीडेंट हो गया। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। शार्लेट को फाइनली ट्रूथ से पूरी बात पता चल चुकी थी, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जोएल ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। ऊपर से जब नेक्स्ट डे उसका ऑफिस क्लीन करते वक्त फाइनली उसके डस्टबिन में शार्लेट को वो वेनेसा वाली एनवेलप मिलती है, तब तो वो और श्योर हो जाती है कि जोएल जरूर उस वेनेसा को जानता था और उसके मौत से भी शायद कोई ना कोई कनेक्शन था उसका। यही सब सोचकर नेक्स्ट डे जोएल को हॉस्पिटल से घर लाते वक्त शार्लेट का बड़ा मन हुआ जोएल को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने का, लेकिन उसे डर था जोएल फिर से उसे कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। इसीलिए उसने चोरी छुपे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। रात में जोएल के सो जाने के बाद उसने उसके फोन की मदद से उसका लैपटॉप ऑन किया और वेनेसा रिलेटेड कोई भी फाइल ढूंढने लगी। फॉर्चुनेटली एक फाइल उसे मिल भी गई, बट अनफॉर्चुनेटली उस एनवेलप की तरह ये भी खाली ही थी। तो क्या जोएल ने डेलिबरेटली सब कुछ डिलीट कर दिया है? पर क्यों? शार्लेट जब यही सोच रही थी तो अचानक ही वहां जोएल आ जाता है, जिससे शार्लेट को उसे कन्फ्रंट करना ही पड़ता है। लेकिन जवाब में उसे ऐसा कुछ पता नहीं चलता जिसके उसे डर था। जोएल बताता है कि वेनेसा ने उसके सेक्रेटरी से बात करी थी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, लेकिन वो कभी आई ही नहीं और जोएल के सेक्रेटरी ने उसका नाम डिलीट करना भूल गई। जोएल को जब इस घर के पास्ट के बारे में पता चला तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये वेनेसा ही वो वेनेसा है। तभी तो उसने शार्लेट से उसकी फाइल छुपाने की कोशिश करी, और उसे पता था घर के मामले में शार्लेट कितनी चूजी है। तो जब उसने खुद ही इस घर की तारीफ करी, नेबरहुड की तारीफ करी, तो जोएल और इस घर को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। हाँ, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जो कहीं भी हो सकता है, किसी का मर्डर तो नहीं हुआ था ना। लेकिन उसे ये भी पता था कि शार्लेट को अगर इस एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल गया तो वो शायद हेजिटेट करेगी, जो जोएल बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
इसलिए उससे छुपाना ही ठीक समझा उसने। जोएल शार्लेट से प्रॉमिस करता है कि बात बस इतनी सी है, वो और कुछ नहीं जानता वेनेसा के बारे में, ना उससे कभी उसकी बात हुई, ना वो कभी उससे मिला। फाइनली जोएल की बातें सुनकर शार्लेट भी थोड़ा शांत हो जाती है और उनके बीच का सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। शार्लेट को भी लगता है कि शायद वो सच में चीजों को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रही है। लेकिन उसी रात जब वो सब कुछ भुलाकर अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रही थी, ठीक तभी उसे अपने घर के बैकयार्ड में किसी की प्रेजेंस फील होता है। कोई फ्लैशलाइट ऑन करके कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन शार्लेट उसे पकड़ पाई इससे पहले वो निकल जाता है। शार्लेट को सिर्फ उसकी गाड़ी दिखती है जिसके नंबर प्लेट पे एक पिंक हार्ट एनग्रेव्ड था। ऊपर से जब वो अगले दिन ऐसे ही अपने फ्री टाइम पे टेड से चुराया हुआ उसका सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने बैठती है, तभी अचानक ही उसे रियलाइज होता है वो फुटेज असल में एडिटेड है। कुछ मिनट्स का गैप है उसमें, मे बी कुछ घंटों का। लेकिन टेड ने ऐसा क्यों किया? उसने पुलिस को भी यही फुटेज दिखाया था, इसका मतलब उसने पुलिस को भी गुमराह किया है। पर क्यों? उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो जरूर होगा, तो क्या वो ही खूनी है? शार्लेट जब यही सोच रही थी, ठीक तभी उसी पॉइंट पर उसे एक दूसरा क्लू भी मिलता है, जिससे वो और श्योर हो जाती है कि डाल में कुछ काला जरूर है। एक्चुअली वो कुछ सामान निकालने के लिए बेसमेंट वाले स्टोर रूम में गई थी, तभी अचानक ही उसकी नजर पड़ती है दीवार की तरफ, जहाँ कुछ खरोच जैसे लग रही थी। शार्लेट जब एक पेपर पर उसका इंप्रेशन बनाती है, तब उसे समझ आता है ये कोई रैंडम मार्किंग्स नहीं है, ये एक वर्ड है, मर्डर। लेकिन घर के एक ऐसे कोने में इतने सीक्रेटली कौन इसे लिख सकता है? डेफिनेटली कोई ऐसा जो यहाँ रहती थी, मतलब वेनेसा। इस हादसे के बाद शार्लेट लिटरली श्योर हो जाती है कि वेनेसा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसका खून ही हुआ था। पर क्यों और कैसे, उससे पता लगाने का बस एक ही तरीका था, टेड। शार्लेट डिसाइड कर लेती है कि उसे कुछ भी करके टेड के सीसीटीवी का रियल फुटेज ढूंढ निकालना होगा। नेक्स्ट डे पार्टी में वो अपनी इन सारी फाउंडिंग्स के बारे में सेरेना से शेयर करती है, जिसे सुनकर सेरेना उसे पुलिस के पास जाने का सजेशन देती है। लेकिन शार्लेट को पता था किसी ठोस सबूत के बिना पुलिस उनकी बात नहीं मानेगी, तो वो सेरेना से मदद मांगती है टेड के ऑफिस में एंटर करने के लिए। एक्चुअली टेड का ऑफिस जिस बिल्डिंग में था वो बिल्डिंग रिक का था, तो उसके पास एक मास्टर की थी जिससे बिल्डिंग में मौजूद किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता था। शार्लेट इसी का फायदा उठाती है। उसी शाम जब सभी पार्टी में बिजी थे, तो वो और सेरेना चोरी छुपे टेड के ऑफिस में घुस जाती है और रियल फुटेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली शार्लेट अपना काम पूरा कर पाई इससे पहले ही वहां टेड और उसकी कलीग मॉली आ जाते हैं, तो उन्हें छुपना पड़ता है। और तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलता है उन्हें कि टेड और मॉली का अफेयर चल रहा है। शार्लेट छुपके से उनकी एक इंटीमेट फोटो भी खींच लेती है, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं मिलता, तो खाली हाथ ही उन्हें घर लौटना पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी और शार्लेट के दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि आज जोएल के साथ वो डेट पर जाने वाली थी। नेचुरली जोएल बहुत अपसेट था, तो उसके घर में घुसते ही वो वॉक पर निकल जाता है। इधर शार्लेट भी डिनर लेकर बेसमेंट में चली जाती है अपने ऑफिस में, मगर कुछ देर बाद उसे ऊपर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि जोएल घर वापस लौट आया होगा। मगर दूसरे पल कोई बेसमेंट का डोर लॉक कर देता है और गैस का नॉब भी ऑन कर देता है। इससे होता ये कि पूरे घर में गैस फैल जाती है, किसी भी वक्त आग लग सकती थी। उधर नीचे शार्लेट को भी स्मेल आने लगा था, लेकिन जोर जोर से दरवाजा पीटने के सिवा वो और कुछ भी कर नहीं पाती। लकीली कुछ ही देर में जोएल लौट आता है और वो ही पूरा सिचुएशन संभाल लेता है। लेकिन उसे लग रहा था कि जरूर शार्लेट ने ही खाना गर्म करके गैस का नॉब ऑफ करना भूल गई होगी। मगर शार्लेट जानती थी ऐसा नहीं है, कोई तो आया था घर में, कोई तो उसे हानि पहुंचाना चाहता है, मे बी वेनेसा का खूनी। शार्लेट अब देर नहीं करती। अगले दिन सुबह होते ही वो टेड से मिलने चली जाती है और उस फोटो को दिखाकर उसे लिटरली ब्लैकमेल करती है सारा सच बताने के लिए। लेकिन टेड जो बताता है उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, एटलीस्ट इनिशियली तो नहीं। पता चलता है उस रात लोरी घर में नहीं थी, तो टेड मॉली से मिलने उसके घर गया था और लौटते वक्त मॉली खुद आई थी उसे ड्रॉप करने। ये सब कुछ उनके सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, जिस कारण से उसे ये पार्ट डिलीट करना पड़ा। इससे वेनेसा के मौत का कोई ताल्लुक नहीं। शुरू में शार्लेट को भी वही लगता है, लेकिन जब वो रियल फुटेज को गौर से देखती है तो उसे एक गाड़ी की फ्रंट नजर आता है जो बहुत देर से वेनेसा के घर के सामने खड़ी थी। बस थोड़ा सा ही पोर्शन कैप्चर हुआ था वीडियो में, जिससे बस इतना समझ आता है कि वो एक ब्लैक एसयूवी है।
मगर बस इतना ही। ना उसका नंबर प्लेट दिख रहा था, ना ही अंदर कौन बैठा है वो। शार्लेट फिर से एक बार क्लूलेस हो चुकी थी। बार बार फुटेज को देखने के बावजूद उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट लक बाय चांस नेक्स्ट डे उसे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाता है अपने ही घर में। एक्चुअली उनके घर के शेड से कुछ सामान निकालते वक्त उसकी नजर पड़ती है एक एनवेलप की तरफ जो बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था। वो जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है इसमें वेनेसा की फोटोज है। वो अपने वर्क यूनिफॉर्म में है और क्लियरली घायल है। उसके नेक और फेस पर अब्यूज का ताजा निशान झलक रहा है। उनमें से कुछ फोटोज डायरेक्ट है तो कुछ छुप कर खींची गई है, जिसमें उसके अब्यूजर का चेहरा तो कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन उसका हाथ जिससे वो वेनेसा का गला दबा रहा था, मे भी उसे डराने के लिए वो कैप्चर हो गया था। और शार्लेट जब उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसे लिटरली झटका लगता है, क्योंकि उस हाथ ने जो घड़ी पहनी थी उसे पहचान लिया था शार्लेट ने। ये घड़ी रिक की थी। इसी को लेकर तो पार्टी में सेरेना ब्रैग कर रही थी। इसके चलते शार्लेट को यह भी रियलाइज होता है कि वो गाड़ी भी रिक की ही है। उसके घर में जिस रात पहली बार वो लोग गए थे उसी दिन उसकी नजर पड़ी थी उस गाड़ी पर। मतलब इस सबके पीछे रिक है। वो ही अब्यूज कर रहा था वेनेसा को। तो क्या उसका खून भी रिक ही है? शार्लेट सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे पता था वो ऐसे रिक को कन्फ्रंट नहीं कर सकती। वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उसे पक्के सबूत के बिना अरेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। ऊपर से सेरेना भी तो है, उसे भी तो यकीन दिलाना होगा। टू बी ऑनेस्ट, शार्लेट को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेचारी को जब सच्चाई पता चलेगी पता नहीं क्या करेगी वो। फिलहाल शार्लेट उस शख्स की तलाश शुरू कर देती है जिसने वेनेसा की ये फोटोज क्लिक करी थी। क्लियरली वो उसका कोई वेल विशर ही होगा। एंड सिंस ये सारे फोटोज में बैकग्राउंड स्टीनसन क्लब का है तो ये वेल विशर भी जरूर वही मिलेगा। यही सोचकर शार्लेट उसी दिन उस क्लब में जा पहुंचती है और गाड़ी पार्क करते समय उसे एक ऐसी गाड़ी दिख जाती है जिसके नंबर प्लेट के पास एक हर्ट स्टिकर लगा हुआ था। शार्लेट को समझ आ जाता है हो ना हो वेनेसा का वेल विशर इसी गाड़ी के ओनर है, और मे भी उसे पता है वो कौन है। गेस कर पा रही थी वो। तो वो एक चांस लेती है, उस एनवेलप को उस गाड़ी के पास ही छोड़ देती है एक नोट के साथ कि मुझे आकर मिलो। इसके ठीक कुछ देर बाद ही हम उसी वेट्रेस को शार्लेट के घर आते हुए देखते हैं जिसे पहले दिन हमने स्टीनसन क्लब में देखी थी, जो शार्लेट को घूर रही थी और वेनेसा वाली बातें सुनकर जिसके हाथ से ट्रे गिर गया था। शार्लेट ने गेस किया ही था कि जरूर यही आएगी, तो उसके आने पर शार्लेट पहले तो उसे अश्योर करती है कि वो उसके टीम में है। वो भी चाहती है वेनेसा की मौत को खुलासा मिले और उसका खूनी पकड़ा जाए। फिर अपने सारे फाउंडिंग्स के बारे में उसे बताती है, जिसके चलते एटलीस्ट उसे शार्लेट पर यकीन हो जाता है और वो उसे पूरी स्टोरी बताती है। पता चलता है उसका नाम मिशेल है। वो और वेनेसा एक ही साथ स्टीनसन क्लब में काम किया करते थे। वेनेसा की एक लौती दोस्त थी वो। उसे पता था रिक वेनेसा को परेशान करता था, सेक्सुअली हरास करता था, लेकिन फिर भी वो कभी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एक बार खुद वेनेसा ने ही कोशिश किया था, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा उस पर दोष डाला गया कि वो ही रिक को फंसाने की कोशिश कर रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चुपचाप सब कुछ सहने के सिवा और चारा ही गया था बेचारी के पास। उसे पता था अगर उसने फिर से आवाज उठाई तो रिक उसका जीना हराम कर देगा। उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ये लोकेलिटी भी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन जब उसने रिक को रोकने की कोशिश करी तो वो हद से ज्यादा वायलेंट हो गया और उसे मारने लगा। उन फोटोज में वेनेसा के शरीर पर जो वुंड्स है वो उसी हादसे के हैं। मिशेल ये भी बताती है कि उस दिन वेनेसा ने डिसाइड कर ली थी कि अब वो और ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी लॉयर की मदद लेने के बारे में भी सोच रही थी वो, पर अहम वक्त पर वो डर गई, अपॉइंटमेंट मिस कर दिया और फिर किसी ने उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ये किसी ने कौन है वो शार्लेट ने पहले ही गेस कर लिया था। अब मिशेल के बातों से वो 100% श्योर हो चुकी थी, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो आज ही जोएल को सब कुछ बताकर उससे वेनेसा की केस रीओपन करवाएगी। सबूत तो उसके पास था ही, अब विटनेस भी उसे मिल गई। लेकिन वो जब मन ही मन ये सारा प्लानिंग कर रही थी तो उसने नोटिस नहीं किया था कि कोई उसके घर के बैक डोर से अंदर घुस आया है और उसके पीछे ही खड़ा है। वो और कोई नहीं, खुद रिक है। लेकिन शार्लेट उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि बहुत ही ब्रेवली उसे कन्फ्रंट करती है, क्योंकि आखिरकार उसे ये भी समझ आ चुका था कि रिक उनसे इतना क्यों फ्रेंडली हो रहा है। असल में उसे समहाउ पता चल चुका था कि वेनेसा ने जोएल को कांटेक्ट किया था, तो उसे जानना था जोएल को उसके घिनौने करतूतों के बारे में कितना पता है।
इसीलिए ही तो उसने चोरी छुपे इस घर में आकर उसका ऑफिस में छानबीन किया था, लेकिन उसे वो एनवेलप खाली मिला। फिर उसका शक गया शार्लेट पर और उसने उसे फॉलो करना शुरू किया, जिसके चलते आज उसे पता चला कि शार्लेट को सब कुछ पता चल चुका है। एंड एज एक्सपेक्टेड वो शार्लेट को अपने पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली जैसे वेनेसा को किया था। लेकिन शार्लेट बिकाऊ नहीं थी, उल्टा वो उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिक उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब शार्लेट का होश लौटता है तब वो खुद को रिक के वाइन क्लोजेट में पाती है। रिक ने उसे अपने घर में कैद कर रखा था। थैंकफुली उसे वहां सेरेना देख लेती है तो वेनेसा उसे रिक्वेस्ट करती है आजाद करने के लिए। सेरेना राजी भी होती है, लेकिन ठीक इसी समय वहां रिक आ पहुंचता है और कहानी पूरा 180 डिग्री टर्न ले लेती है। पता चलता है इस पूरे गेम में रिक के साथ साथ सेरेना भी इक्वली इन्वॉल्व्ड थी। उसे सब कुछ पता था शुरू से, और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने हस्बैंड को रोकने की जगह उसका साथ दिया। शार्लेट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सेरेना से वो एक खूनी का साथ दे रही है। अब इस पॉइंट पर एक कांड होता है। शार्लेट जब बार बार रिक को खूनी बुला रही थी तब अचानक ही रिक बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है वो और कहता है वो कोई मर्डरर नहीं है। जिस रात वेनेसा की मौत हुई थी उस रात तो वो शहर में ही नहीं था, अपने दोस्तों के साथ था। वो लोग गवाह है इस बात का। लेकिन शार्लेट ने भी उसकी गाड़ी वेनेसा के घर के बाहर देखी थी। इस छोटे से लोकेलिटी में वैसी कीमती गाड़ी और किसी के पास नहीं हो सकती, तो अगर वो शहर में नहीं था तो वो गाड़ी वहां कैसे पहुंची? अब इस सवाल पर रिक का ध्यान जाता है सेरेना पर, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। डर से बोलती बंद हो गई थी उसकी। यहाँ पर हमें पता चलता है वेनेसा का खूनी असल में रिक नहीं है, सेरेना है। उस रात रिक की गाड़ी में वो ही गई थी वेनेसा के घर में उसे मनाने, लेकिन वेनेसा बहुत ही जिद्दी थी और रिक को डिस्ट्रॉय करने की लिटरली जिद पकड़ ली थी उसने। तो सेरेना और क्या ही करती। अगर रिक का रेपुटेशन खत्म हो जाता तो साथ ही साथ उसका करियर भी खत्म हो जाता, सब कुछ छीन लिया जाता उनसे। उसका अडॉप्शन का सपना भी, उसका माँ बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, उनकी फैमिली अधूरी रह जाती। दाव पर बहुत कुछ लगा था, इसीलिए वेनेसा का मुंह बंद करना जरूरी हो पड़ा था। सेरेना को पता था गलती उसके हस्बैंड की है, लेकिन आखिर एक पत्नी का फर्ज बनता है ना हर हाल में अपने पति का साथ देना। तो उसने वही किया जो उसे करना था, मार डाला वेनेसा को उसी फायर हुक से उसके माथे पर वार करके जो शार्लेट को उस क्लोजेट में मिला था। फिर उसके लाश को उसने ऐसे फेंक दिया जैसे वो एक एक्सीडेंट हो। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, किसी को कोई शक नहीं हुआ। केस भी बंद पड़ गया। हाँ, उनके नेबर्स में कुछ रूमर्स जरूर फैली कि वेनेसा की मौत खून भी हो सकता है, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बातें ठंड पड़ गई और ये केस भी बंद हो गया। लेकिन फिर आए शार्लेट अपने एक्सेसिव क्यूरियोसिटी के साथ। सेरेना भी उसके हर कदम पर उसका साथ देने लगी, क्योंकि उसे जानना था शार्लेट को एग्जैक्टली क्या क्या पता चल रहा है। लेकिन वो सच्चाई के इतनी करीब पहुंच जाएगी ये सेरेना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही लाइटली लिया था उसने शार्लेट को। मगर अब जब उसे सब कुछ पता चल ही चुका है तो उसे और छोड़ नहीं सकती सेरेना, नहीं तो उसकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। जिसे यकीन है एक बार वो लोग किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो रिक बदल जाएगा, तब उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी। अपने फ्यूचर को बदलने का ये आखिरी चांस सेरेना मिस नहीं कर सकती थी, हरगिज़ नहीं, भले ही इसके लिए उसे एक और खून ही क्यों ना करना पड़े। पर कैसे? वो लोग कैसे शार्लेट की मौत को टैकल करेंगे? घर को अंधेरा करके रिक और सेरेना यही सोचने लगते हैं। इन द मीन टाइम उधर जोल घर लौट आता है और शार्लेट को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में जा पहुंचता है। वहां सब कुछ बिखरा हुआ देखकर शक होता है उसे। फिर उसकी नजर पड़ती है शार्लेट के बोर्ड की तरफ जहां उसने सारे एविडेंसेस पिन अप करके रखी थी। उसे देखकर सारा सच समझ आ जाता है जोल को, क्योंकि उसने भी रिक की गाड़ी और वॉच देखी थी। तो जोल और देरी नहीं करता, उसी वक्त रिक के घर जा पहुंचता है और शार्लेट को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन घर में एंटर करते ही रिक उस पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें अल्टीमेटली जोल रिक को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन सेरेना भी चुप नहीं बैठी थी, वो भी एक शोपीस से उसके माथे पर वार करती है, जिससे जोल भी बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो शार्लेट को भी ठीक इसी तरह मारने वाली थी, लेकिन उससे पहले शार्लेट खुद कांच तोड़कर बाहर निकल आती है और सेरेना पर झपट पड़ती है। बट ऑनेस्टली सेरेना से लड़ना भारी पड़ता है उसे। वो तो जैसे पागल ही हो चुकी थी, एक इमेजिनरी फ्यूचर के लालच में अपना कॉन्शियस खो चुकी थी वो।
शार्लेट को जमीन पर पटक कर पागलों की तरह उसका गला दबाने लगती है सेरेना। शार्लेट का दम घुटने लगता है, मगर थैंकफुली ठीक इसी समय एक वाइन बॉटल हाथ लग जाता है उसका, जिससे मारकर सेरेना को बेहोश कर देती है वो। फाइनली पुलिस बुलाई जाती है और शार्लेट सारे सबूतों के साथ सच्चाई उनके सामने लाकर खड़ा कर देती है। पुलिस को उसकी बातें माननी ही पड़ती है। रिक और सेरेना दोनों को अरेस्ट किया जाता है, उन पर केस चलता है और फाइनली उन्हें 40 साल की जेल होती है। एट द एंडिंग सीन कहानी शिफ्ट करती है पूरे 3 साल बाद। हम देखते हैं शार्लेट और जोल अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। उन्होंने फाइनली इस घर को अपना लिया है, साथ में इस लोकेलिटी को भी। शार्लेट प्रेग्नेंट है, साथ में इस घर में अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड भी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।